हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। और मैं आप सबका आपके छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बायो वाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अपने उन साथियों तक पहुँचा दीजिए जो क्लास 12 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उनका भी कुछ भला हो जाएगा, ठीक है, आपके माध्यम से। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं वांट ऑफ फैक्टर। इससे पहले हमने इसका जो एक दूसरा और टॉपिक था उसको हमने कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर आपका क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हमने जाना था नॉर्मल, अबनॉर्मल, मोलर मास। क्या पढ़ा था हमने? असामान्य अणुभार, ठीक है, असामान्य अणुभार, अगर आपको याद हो तो। असामान्य अणुभार एक होता है हमारा सामान्य अणुभार। क्या होता है हमारा? सामान्य अणुभार होता है। सामान्य अणुभार जैसे मान लो कोई भी आप कंपाउंड ले लो, NaCl ले लो, KCl ले लो, ठीक है, H2 ले लो, तो इनका जो एक्चुअल में आपका या परिकलित जो इनका अणुभार होता है, जैसे मैं बात करूं NaCl की, किसकी? NaCl की अगर हम बात करें तो इसका जो अणुभार होता है वो कितना होता है आपका? 58.5। कितना होता है? 58.5। लेकिन जब इसको किसी विलायक में घोला जाता है तो इसका ये जो अणुभार है इसमें कुछ कमी या वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है? कुछ कमी या वृद्धि हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? असामान्य अणुभार, ठीक है, या एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। तो ये हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है, और कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं वो हमने वहां पर पीछे सब डिस्कस कर लिया है। इसी के आगे अब हमारा दूसरा पार्ट है, इसी का ही भाग है वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। ये जो वांट ऑफ फैक्टर है क्या मतलब है इसका और ये क्यों आ जाता है? जब हमने पढ़े थे अणुसंघ गुणधर्म, क्या पढ़े थे? विलयनों के अणुसंघ गुणधर्म जब हमने पढ़े थे तो वहां पर हमने ये जाना था कि विलयन का जो अणुसंघ गुणधर्म होता है वो किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? विलय के कणों की संख्या पर। मतलब विलय के कण जितने ज्यादा होंगे उस विलयन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। मतलब जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, CP होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि हम लिखते हैं क्या? विलय के कण। क्या होता है? विलय के कण। तो ऐसा हम लोग यहाँ से पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और अगर हम बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तो हमने ये पढ़े थे कि ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और वहां से हम क्या करते हैं, जो हमारा विलय होता है, ठीक है, जो हमारा सॉल्यूट होता है उसका हम अणुभार निकाल लेते हैं वहां से। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे कितने होते हैं? 4 तरह के होते हैं। इसको अभी आपको नहीं देखना है, ठीक है, उधर नहीं देखना है, पहले थोड़ी देर आप यहाँ देख लीजिए, फिर ये सारी कहानी आपको एकदम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमने बात करी थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि अणुसंघ गुणधर्म कितने तरह के होते हैं? हमारे 4 तरह के। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या पढ़ा था? आपेक्षिक अवनमन, ठीक। सेकंड हमने क्या पढ़ा था? सेकंड हमने पढ़ा था क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, जिसे हम डेल्टा टीवी कहते थे। और थर्ड वाला आपने क्या पढ़ा था? भी आपने पढ़ा था हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, जिसे हम डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते थे। और एक और आपने पढ़ा था जिसका नाम था परासरण, परासरण एवं परासरण दाब, ठीक है, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते थे। अब देखो किसी विलयन में, ठीक है, जो हमारा विलेय पदार्थ होता है उसका अणुभार हम इनकी सहायता से कैलकुलेट कर लेते थे अब तक आसानी से। जैसे अगर हम बात करें डेल्टा TB, ये क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन। ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में क्या होता है? स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो ये जो हमारा स्मॉल m है, क्या है? ये जो हमारा स्मॉल m है ये वाला, ये क्या है? डेल्टा TB के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब ये अगर ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? कम होगा। ये डायरेक्टली कैसा है? डायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती है डेल्टा TB के, ठीक है। उसके क्वथनांक के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती। तो याद रखना है ये क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? मोलर द्रव्यमान के। किसके? मोलर द्रव्यमान के। ऐसा हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है।
अब इसी के आगे की कहानी है भाई, जब हम इसका किसी भी विलेन का जो अड़संख्य गुणधर्म है वो निकाल रहे थे, ये कब की बात थी? ये तब की बात थी जब हम किसी विलायक में कोई विलेय डालते थे, पर उस विलेय पदार्थ का उस विलायक में ना संगुणन होता था और ना ही वियोजन होता था। तो भाई यहाँ पर इस वाले फार्मूले की अगर मैं बात करूँ, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन क्या होता है स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, या इसको हम ऐसे भी लिखते थे अगर आपको याद हो, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता था हमारा केवी इंटू स्मॉल एम, अगर आपको ये चीज़ याद हो तो ऐसे लिखते थे। लेकिन यहाँ से हम उसका अड़भार क्या कर लेते थे, ज्ञात कर लेते थे। यहाँ पर भी हमारा जो वांटा फैक्टर है वो काम करता था, लेकिन वहाँ पर वांटा फैक्टर का हम मल्टीप्लाई नहीं करते थे और ना ही इसमें उसको इंसर्ट करते थे। क्यों? बात क्या है, क्यों इसमें इसको इंसर्ट नहीं करते थे भाई? क्या वहाँ पर भी होता था हमारा जो वांटा फैक्टर आई तो होता था, लेकिन वहाँ पर हम क्या करते थे, उसको नहीं पढ़ते थे और ना ही हम इसमें उसका मल्टीप्लाई करते थे। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी विलेय पदार्थ को विलायक में डालते हैं, जैसे इसमें हमने कह लिया ग्लूकोज C6H12 और O6, जब आप इसमें ग्लूकोज को डालोगे तो ग्लूकोज के जो अणु हैं वो विलायक में जाके ना तो आपस में मर्ज होंगे, मतलब ना ही उनका संगुणन होगा और ना ही क्या होगा, उनका डिसोसिएशन होगा, क्योंकि इसमें आयंस नहीं है। क्या है? इसमें आयंस नहीं है भाई, आयंस नहीं है, इसलिए इसका ना तो संगुणन होगा और ना ही वियोजन होगा। अर्थात ये जो हमने जितना हमने क्या लिया था, सोल्यूट पार्टिकल लिया था, जितना हमने विलेय लिया था, विलेय में जाकर विलेय के कणों की संख्या उतनी ही रहेगी। ठीक है, पहले जितनी थी, पहले मान लो कितने थे, हमने 100 कण ले लिए। ठीक है, 100 कण या 100 मॉलिक्यूल ले लिए, तो विलेय में डालने के बाद भी इसके कितने कण रहेंगे? 100 कण ही रहेंगे, या 100 क्या रहेंगे, हमारे मॉलिक्यूल रहेंगे। ठीक है, और इसी पर डिपेंड कौन करता है? इसी पर डिपेंड करता है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब हम विलेन के अड़संख्य गुणधर्म पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आई जो होता, वांटा फैक्टर होता, वो होता था, लेकिन जब इसका ना संगुणन होगा विलेन में, ना वियोजन होगा, तब आई का मान कितना होता है? 1 होता है। और 1 को आप चाहे यहाँ पर लिखो या मत लिखो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फर्क कब पड़ता है? जब इसका जो हमने विलेय पदार्थ लिया है, जब विलेय पदार्थ का इसमें या तो संगुणन होगा या क्या होगा, वियोजन होगा। ठीक है, तब जाके इसका फर्क पड़ेगा। तो वही फर्क हम लोग इसमें जानने वाले हैं, किस तरह से फर्क पड़ता है और उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप उधर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, वांटा फैक्टर। ठीक है, जिसको हम आई नहीं आयोटा कहते हैं। ठीक है, मैथ में अगर आप पढ़े होंगे तो उसको हम आयोटा कहते हैं। ये जो वान हाफ फैक्टर है, इसको देने वाले वैज्ञानिक जिनका नाम था वान हाफ। ठीक है, तो वान हाफ ने एक ऐसा फैक्टर दिया था, ठीक है, जिसे एक आई फैक्टर दिया था। क्या दिया था? एक आई फैक्टर, आयोटा कहते हैं इसको, फिलहाल क्या कहते हैं, आयोटा, ये बना हुआ है। ठीक है, तो एक फैक्टर दिया था जिसको हम वान हाफ कारक कहते हैं। वो जो वान हाफ कारक है ये बताता क्या है, देखो ये वान हाफ कारक अड़संख्य गुणधर्म का प्रेक्षित मान, ठीक है, कौन सा? प्रायोगिक मान। अड़संख्य गुणधर्म जो अभी हमने पढ़ा था, किसी विलेन का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, यही क्या होता है उसका अड़संख्य गुणधर्म। तो अड़संख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान जो हम एक्सपेरिमेंटल द्वारा निकालते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट द्वारा निकालते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं, असामान्य मान कहते हैं। क्या कहते हैं? असामान्य मान। तो याद रखना है कौन सा? प्रायोगिक मान या असामान्य मान, तथा परिकलित मान या सामान्य। ठीक है, सामान्य मान का अनुपात होता है कौन से मान का? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू, इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? वान हाफ कारक। ठीक है, वान हाफ कारक अड़संख्य गुणधर्म। ठीक है, वान हाफ कारक जो कि हमारे अड़संख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान तथा परिकलित मान का क्या होता है, एक अनुपात होता है। और इसके उपयोग से, यानी कि इसका उपयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं? विलेय पदार्थ का मूलक द्रव्यमान अगर हमको ज्ञात करने में जो कठिनाई आती है उसको हम क्या करते हैं? दूर कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम टीवी यहाँ लिख रहे थे, टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम कर दो। एम क्या होती है? मूलकता होती है। तो यहाँ पर क्या आता है? इसका मान भी आएगा, मोलों की संख्या, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन क्या होगा? स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये जो एम है ये क्या है? ये है मेरा विलेय का अणुभार। क्या है? विलेय का अणुभार। ठीक है, अणुभार या मूलक द्रव्यमान। तो
अणुसंख्य गुणधर्म द्वारा विलेय का अणुभार या मोलक द्रव्यमान निकालने में जो कठिनाई आ रही थी, क्या आ रही थी, जो कठिनाई आ रही थी उसको दूर किया जा सकता है किसके थ्रू, वान ठाप कारक के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उपयोग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो वान ठाप कारक है वो हमने जाना था किस किस का रेशियो है, एक तो हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और दूसरा क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू का क्या होता है, एक ये अनुपात होता है। अगर हम यहाँ पर लिखें आई इक्वल टू, आई नहीं इसको आयोटा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से बनाना है। किसका अनुपात होता है, देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, इन दोनों का क्या होता है, एक रेशियो होता है। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, एक्सपेरिमेंटल, अभी बताएंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और नीचे क्या होता है हमारा, कैलकुलेटेड वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जिसको हम प्रायोगिक मान कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रायोगिक मान कहते हैं, या इसको आप क्या कह सकते हैं, असामान्य मान कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, असामान्य कहते हैं। ठीक है, या इसको आप क्या कह देंगे, प्रेक्षित कह देंगे। ठीक है, कौन सा, प्रेक्षित, और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, परिकलित हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, परिकलित, परिकलित कह लो या आपेक्षिक कह लो। ठीक है, आपेक्षिक, आपेक्षिक मान। और इसी को हम ऊपर वाले को क्या कह सकते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑब्जर्व वैल्यू, और इस वाले को क्या कहते हैं हम, कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, तो ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ये इसका आई इक्वल टू हो जाएगा आपका ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ये आपको फार्मूला नंबर 1 क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये बन गया आपका फार्मूला नंबर 1, जो कि आयोटा बराबर क्या होता है हमारा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो हमने एक्सपेरिमेंट करने के बाद वैल्यू फाइंड आउट की है किसकी, विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म की, वो। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू, मतलब जो पहले से फिक्स है। ठीक है, जैसे मान लो वाटर का अणुभार कितना होता है, 18 होता है, वो उतना ही रहना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। उसका जो बदला जाएगा वो क्या होगा, हमारा एक्सपेरिमेंटल होगा, तो उसको हम ऊपर लिख देंगे। अब देखो इसकी सहायता से अगर हम बात करें इसके अणुसंख्य गुणधर्म की, तो आयोटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आयोटा बराबर बिलियन के, क्या लिखेंगे यहाँ, बिलियन के प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म। दूसरा क्या हो जाएगा, विलेन के, कौन से हो जाएंगे, ऊपर प्रेक्षित है तो नीचे आपको क्या लिखना है, आपेक्षित। ठीक है, आपेक्षित अणुसंख्य, और क्या हो जाएगा आपका, गुणधर्म। तो ये वाला फार्मूला भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसको क्या करिए आप, बॉक्स में बंद कर लीजिए। तो फार्मूला अणुसंख्य गुणधर्म मतलब आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म हो जाएंगे किसके, विलेन के, और क्या हो जाएगा बटे नीचे क्या आ जाएगा आपका, विलेन के आपेक्षिक अणुसंख्य गुणधर्म। तो प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म बटे आपेक्षिक अणुसंख्य गुणधर्म, यानी कि ऊपर वाला हमारा क्या होगा, प्रेक्षित वाला होगा। ठीक है, जिसे हम ऑब्जर्व वैल्यू कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाला क्या होता है हमारा, कैलकुलेटेड वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बटे कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंटल जो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालेंगे, कैलकुलेटेड मतलब जो कि आपको दे रखा हो गया पहले से ही, वो क्या होता है हमारा, फिक्स होता है। और इसके साथ 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 हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो सीपी होता है क्या होता है, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं अणुसंख्य गुणधर्म, क्या लिखेंगे यहाँ, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और संख्य गुणधर्म किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये विलेय के कर, किसके, विलेय के
कण लिख लो या अणु लिख लो, विलेय के अणु। या इसको क्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा अणुसंख्य गुणधर्म है, क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है, अणुसंख्य गुणधर्म। ये हमने और पढ़ा था कि जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो या किसके समानुपाती होता है, या होता है विलेय के मोल। किसके, विलेय के मोल, विलेय के मोल। तो एक तो कहानी हमें दूसरी यहाँ से मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है किसके, विलेय के कणों की संख्या। विलेय के कणों की संख्या जितनी ज्यादा होगी विलेन में, उस विलेन का अणुसंख्य गुणधर्म भी उतना ही ज्यादा होगा, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या होता है, जो हमारा विलेय का अणुसंख्य गुणधर्म होता है वो समानुपाती होता है किसके, उस विलेन में उपस्थित विलेय के मोल के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, विलेय के मोल के समानुपाती होता है। तो इस वाले फार्मूले से हमारा इसी का एक नया फार्मूला और जनरेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा आयोटा इक्वल टू ऊपर क्या आएगा, देखो ऊपर कौन से मोल आएंगे हमारे, प्रेक्षित मोल। क्या आएंगे हमारे, प्रेक्षित मोलों की संख्या। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे हम, प्रेक्षित विलेय के मोल या एक्सपेरिमेंटल विलेय के मोल। क्या लिखेंगे हम, प्रेक्षित विलेय के मोल, विलेय के मोल। नीचे क्या लिखेंगे हम, अपेक्षित विलेय के मोल। तो ये कहानी आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होगी, विलेय के मोल, क्योंकि ऐसा आपने पहले ही पढ़ रखा है। तो ये आयोटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम मोल की बात करेंगे तो मोल जो होते हैं वो विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म के सीधे समानुपाती होते हैं। और हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि आयोटा बराबर क्या होता है हमारा, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म बटे आपेक्षिक अणुसंख्य गुणधर्म। तो यहाँ पर प्रेक्षित मोल आ जाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, प्रेक्षित विलेय के मोल। ठीक है, आपेक्षित विलेय के मोल। ठीक, तो प्रेक्षित मोल बटे आपेक्षिक, प्रेक्षित वाले को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल, क्या कहते हैं इसको, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और इसको हम क्या कहते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आप किसकी हो जाएगी, मोल्स की। ठीक है, और कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स। तो एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स किसके आ जाएंगे, सोल्यूट के, और कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा, जिसको हम आयोटा कहेंगे। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, और हम इतना और भी जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो सीपी होता है, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। या हम कहें कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म होता है, वो विलेय के मोलर द्रव्यमान या विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो उससे क्या बनेगा हमारा, उससे अगर हम बात करें तो यहाँ लिखेंगे हम अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, ये हम जानते हैं कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, विलेय के मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो अगर हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे, विलेय के मोलर द्रव्यमान, इसको अगर आप क्या करेंगे, पहले वाले फार्मूले में रखिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो देखो पहले वाले फार्मूले में ये अगर आप रखेंगे तो इसकी कहानी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। क्योंकि अगर हम अणुसंख्य गुणधर्म की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो 1 बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, वो ऊपर पहुंच जाएगा, प्रेक्षित वाला नीचे आ जाएगा, और ये अपेक्षित वाला कैसा हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा आपका, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, इसका व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म का व्युत्क्रमानुपाती है क्या, विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर अगर हम 1/m रखेंगे, क्या रखेंगे, 1/m रखेंगे, और इसका मान भी 1/m रखेंगे, तो नीचे वाला m ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर वाला m नीचे आ जाएगा। ये इतना अंतर हो जाएगा, और इस अंतर को आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है, वरना आपका जो फार्मूला है वो कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्या याद रखेंगे, अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है हम जानते हैं कि वो 1 बटा विलेय के मोलर द्रव्यमान, यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, विलेय के मोलर द्रव्यमान के। अब इस वैल्यू को उठाकर आप क्या रखेंगे, यहाँ पर रख दीजिए, या आप यहाँ पर रख दीजिए। तो इसको जब आप उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो अणुसंख्य गुणधर्म जो है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा।
यानी कि अब यहाँ पर 1 बटा ये इधर आ जाएगा, ठीक है, इसका मोलर मास कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इसका और नीचे आएगा तो ये ऊपर कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा अपेक्षित मोलर द्रव्यमान बटे प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, यानी कि कैलकुलेटेड मोलर मास बटे एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, ये हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, जब आप इतना जानते हैं तो पहले आप क्या करेंगे, इस पे स्टार लगा लीजिए, और दूसरा फार्मूला आपका ये बन गया, ठीक। यहाँ से विलेय के मोल मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे मोलर द्रव्यमान की, तो मोलर द्रव्यमान वाले का भी आप स्टार लगा दीजिए, यानी कि आयोटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हमारी कहानी इसमें थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी, ये आपेक्षिक वाला है ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है किसका, इसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, तो ऊपर पहुंच जाएगा क्या, अपेक्षित मोलर द्रव्यमान, क्या हो जाएगा, अपेक्षिक मोलर द्रव्यमान, ठीक है। विलेय का अपेक्षिक मोलर द्रव्यमान, और नीचे क्या रहेगा, विलेय का प्रेक्षित मोलर और आपका द्रव्यमान। तो ये आपको तीसरा फार्मूला आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये 3 फार्मूले आपके जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इन तीनों को आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। तीनों फार्मूले आपको अच्छे से याद रखना है। पहला हमने पढ़ा था कि जो हमारा आई होता है, वांटा फैक्टर होता है, वो क्या होता है, अड़संग प्रेक्षित अड़संग गुणधर्म किसके, विलयन के, और विलयन के आपेक्षिक अड़संग गुणधर्म। फिर हमने जाना था कि जो हमारा सीपी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अड़संग गुणधर्म के। तो अगर हम सीपी को क्या करेंगे, विलेय के अणु रख देंगे, ठीक है। यहाँ क्या होता है, अड़संग गुणधर्म क्या होता है, विलेय के मोल के समानुपाती होता है, तो यहाँ पर हम रख देंगे विलेय के मोल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्रेक्षित विलेय के मोल, यानी कि प्रेक्षित विलेय के मोल, ठीक है। और दूसरा नीचे क्या है हमारा, अपेक्षित अड़संग गुणधर्म, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अपेक्षित विलेय के मोल। तो दूसरा फार्मूला हमें यहाँ से मिल जाएगा। पहला आई बराबर क्या होता है हमारा, प्रेक्षित विलयन के प्रेक्षित अड़संग गुणधर्म बटे आपेक्षिक अड़संग गुणधर्म। दूसरा हम पढ़ते हैं क्या होता है, आई बराबर प्रेक्षित विलेय के मोल बटे आपेक्षिक विलेय के मोल। तीसरा फार्मूला हमें यहाँ से मिलता है। हम जानते हैं कि जो अड़संग गुणधर्म होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके मोलर मास के, किसके, विलेय के मोलर मास के। तो जब हम इसको उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से मिलता है हमें विलेय का आपेक्षिक मोलर द्रव्यमान बटे विलेय का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। आपेक्षिक मोलर द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक मोलर द्रव्यमान आपका क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। और प्रेक्षित क्या होता है हमारा, कैलकुलेटेड होता है। ये सब टर्म हम यहाँ पर आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाफट से इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, इधर वाली कहानी हम मिटाएंगे। याद रखना है 1880 में, ठीक है, वान ठाप नामक वैज्ञानिक ने एक फैक्टर दिया था जिसको आई के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं, वान ठाप कारक कहते हैं। और ये वान ठाप कारक होता क्या है हमारा, आपेक्षिक द्रव्यमान, ठीक है, प्रेक्षित अड़संग गुणधर्म बटे क्या होता है हमारा, आपेक्षिक अड़संग गुणधर्म। इन दोनों का रेशियो होता है। इससे हम क्या ज्ञात करते हैं, इसका उपयोग करके विलेय का जो मोलर द्रव्यमान होता है उसको ज्ञात करने में जो कठिनाई आती है उसको हम दूर कर सकते हैं। इतनी चीज हमने यहाँ से जान ली थी। ये कठिनाई कब आती है, जब विलयन में या विलायक में हम कोई ऐसा पदार्थ घोलते हैं जो क्या करता है, अपने आयनों में टूट जाता है। जब वो अपने आयन में टूट जाता है तो उसके आयनों में वृद्धि होगी, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो कम हो जाते हैं। कम कब होंगे, जो वो आपस में संगुणन कर लेंगे, यानी कि डाइवर बना लेंगे। तो इससे पहले वाले में हमने जब अबनॉर्मल मोलर मास या असामान्य मोलर मास की बात की थी तो वहां पर हमने डाइमर बनाया था, ठीक है, और आपने बनाया भी था। CH3COOH क्या कर रहा था, उसको जब हम एक डाल रहे थे तो वो दो मिलकर आपस में एक बना रहे थे, तो वो क्या बना लेते हैं, डाइमर। जहाँ अणुओं की संख्या कम हो जाती है, जब अणुओं की संख्या कम हो जाती है तो उस विलयन का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम वहां पर क्या लगाते हैं, वहां पर हमें आई का मान लिखना पड़ता है, तब जाके हमारी जो वैल्यू होती है वो ठीक आती है। इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो किन में करते हैं, जिनमें कोई विलेय पदार्थ या तो क्या करेगा, डिसोसिएट हो जाएगा, या क्या करेगा, एसोसिएट हो जाएगा, यानी कि वियोजन और संगुणन। जब ऐसी बातें हो जाएंगी तब क्या होगा, उसमें हम आई यानी कि वन टाइप फैक्टर हमारा वहां पर काम आता है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मोलर मास हो गया आपका, ठीक है, विलेय का अपेक्षिक मोलर मास बटे
क्या हो जाएगा हमारा विलेय का प्रेक्षित मोलर मास। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, 3 हमने फार्मूले पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ा था अणुसंघ गुणधर्म वाला, दूसरा हमने पढ़ा था मोल वाला, और तीसरा हमने पढ़ लिया है मोलर द्रव्यमान वाला, यानी कि अणुभार वाला। इनके अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें, यानी कि एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल सबसे पहले हम एग्जाम्पल किसके देंगे, अणुसंघ गुणधर्म, एग्जाम्पल नंबर 1, और उसमें क्या लिखेंगे हम, अणुसंख्य गुणधर्म। पहले हम ये निकालेंगे कि जो हमारे अणुसंख्य गुणधर्म हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वो कैसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा, जैसे हमने कोई भी आपका सॉल्यूट ले लो, NaCl ले लो, आप KCl ले लो, NaCl ले लेंगे, आप क्या करेंगे और KCl ले लेंगे, तो क्या होगा, उसका संयोजन होगा या वियोजन होगा। जैसे मैंने ले लिया KCl, ये बेचारा बनाएगा K+ और Cl-, यानी कि जब हम किसी विलयन में, किसी विलायक में KCl को डालते हैं, क्या करते हैं, KCl को डालते हैं, तो इसमें बहुत सारे K+ और बहुत सारे Cl- क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, K+ और Cl-, यानी कि ये अपने आयनों में इस तरह से डिसोसिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये अपने आयनों में जब टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो क्या करते हैं, जब हमने किसी विलायक में ये KCl मिलाया, तो उस विलयन का जो क्वथनांक था, क्या था, उस विलयन का जो क्वथनांक था, यानी कि डेल्टा TB जो था, वो डेल्टा TB हमारा कितना है, वो डेल्टा TB हमारा कितना हो जाएगा, मान लो वो डेल्टा TB हमारा कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। जब ये हमारा वियोजित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब ये हमारा वियोजित हो जाएगा, वियोजन के बाद इसमें ये जो हमारे पार्टिकल हैं, ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो जब ये पूरी तरह से इसमें डिसोसिएट हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी। अब हमने क्या करा, इसको हमने डाल दिया, अपने हाथों से डाला है, क्या करा है, हमने अपने हाथों से इसमें डाल दिया, तो वो कैसा होगा हमारा सामान्य, कैसा होगा सामान्य, या हमारा वो कैसा होगा कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। जब हम इसको लैब में ले जाते हैं, लैब में ले जाकर उसका मान निकालते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब जब ये पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से जब ये डिजोल्व हो जाएगा पूरी तरह से Na+ और Cl-, यानी कि 100% क्या हो जाएगा, ये डिजोल्व हो जाएगा। जब ये 100% डिजोल्व हो जाएगा, उस केस में हम मानते हैं कि हमारा जो डेल्टा TB है, क्या है, जो डेल्टा TB है वो मान लो कितना आ गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। कितना आ गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस वाले मान को हम क्या कहते हैं, ये हमारा कैसा है, ये हमारा है कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू। या इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रेक्षित मान। क्या कहते हैं, प्रेक्षित मान। और ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल, क्या होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और इसी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम कहते हैं अपेक्षित कैलकुलेटेड वैल्यू। ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी होती है अपेक्षित मान, अपेक्षित मान। तो ये क्या होता है हमारा प्रेक्षित, ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। ये हमने देखा कितना आया हमारा, इतना। पहले कितना होता है हमारा 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, कितना 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमारा एक कैलकुलेटेड वैल्यू है। या हमारा क्या है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। फिर हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोगशाला में गए, तब जाके इसमें घोल के देखा, तो वहां पता चला कि क्वथनांक जो है हमारा कितना आ रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का आ रहा है। तो ये प्रायोगिक मान हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा हमारा प्रेक्षित मान, ठीक है। ये असामान्य हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा सामान्य हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसका कितना मोल लिया था, हमने लिया था 1 मोल भाई। अब देखो टूटने के बाद 1 मोल हमें क्या मिल रहा है, 1 मोल हमें KCl का K का मिल रहा है, और 1 ही मोल हमें किसका मिल रहा है, 1 मोल हमें Cl का मिल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, मोल हो जाएंगे सर हमारे पास 2। कितने हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। अब देखो विलयन में जब अणुओं की संख्या बढ़ती है
या परमाणुओं की संख्या जब बढ़ती है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ती है। क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान भी बढ़ता है। ठीक है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान क्या होता है हमारा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम कैसे निकालते हैं। अब इसका अगर हम आई का मान निकालेंगे, इसके लिए अगर हम आई का मान निकालेंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, प्रेक्षित अणुसंख गुणधर्म बटे आपेक्षिक अणुसंख गुणधर्म। यानी कि प्रेक्षित वाला आपका क्या होता है, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल, और इसको हम क्या कहते हैं, कैलकुलेटेड। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम सीपी लिख देते हैं। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब सीपी। ठीक है, तो अब हम इसका अगर मान रखेंगे, हमने देखा जो हमारा एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, ऑब्जर्व करने पर है, वो हमें कितना मिला है 10, और हमारा जो कैलकुलेटेड है वो कितना है हमारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जरा इनके मान रखिएगा और देखते हैं क्या प्राप्त होता है। एक्सपेरिमेंटल हमारा कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेटेड हमारा कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा हमारा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बचेगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से जो आई का मान होगा वो कितना आ जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल क्या बता रहा है, अणुसंख गुणधर्म के बारे में बता रहा है कि अणुसंख गुणधर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कब, जब हम उसमें कोई ऐसा विलेय पदार्थ घोलते हैं जो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, 100% डिसोसिएट हो जाता है। हम मानते हैं कि सामान्य अवस्था में इस विलयन का जो क्वथनांक होता है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, पर जब हम इसका प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, लैब में ले जाके इसको देखते हैं, तो हम पाते हैं कि भाई उसमें जो क्वथनांक है उसका वो कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है, विलयन का जो क्वथनांक में अंतर है वो कितना है हमारा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। तो इनके दोनों के अंतरों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। कुल वैल्यू जो आती है आई की, वही हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा वांटा फैक्टर हो जाता है। तो इसके विलयन के लिए वांटा फैक्टर का मान कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2 मान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मोल द्रव्यमान की। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, ये किसका हो जाएगा हमारा, अणुसंख गुणधर्म। या यहीं पर याद रखना, क्या याद रखना, अणुसंख गुणधर्म जो होता है, नोट करके लिख लो यहीं पर, नोट, अणुसंख गुणधर्म। हम जानते हैं कि जो हमारा अणुसंख गुणधर्म होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सीपी के, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये तो पढ़ते हैं किसके, सीपी के। ठीक, अब सीपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ से एक बात याद रखना है कि हमारा जो अणुसंख गुणधर्म होता है वो समानुपाती होता है किसके, मोलों की संख्या के। जितने ज्यादा मोल, यानी कि जितने मोल उतना ही क्या हो जाएगा आपका अणुसंख आई का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अणुसंख गुणधर्म जो है, अणुसंख गुणधर्म जो है हमारा, वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, या समानुपात होगा किसके, मोलों की संख्या के। वियोजन के बाद मोलों की संख्या, मोलों की संख्या जितनी होगी वियोजन के बाद, उतना ही क्या होगा आपका अणुसंख गुणधर्म होगा, उतना ही क्या होगा अणुसंख गुणधर्म, यानी कि आई का 1/2 फैक्टर होगा। ठीक है, क्या होगा 1/2 फैक्टर। अगर यहाँ 3 मोल हो जाते और यहाँ पर 1 था तो कितना हो जाता है, 1/3। कितना हो जाता हमारा, 1/3 हो जाता। कितना हो जाता, 3/1, सॉरी। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल होता है, तो एक्सपेरिमेंटल को ऊपर लिखते हैं और इसको हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। तो इसका मान अगर हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसका मान अगर हमारे पास कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। कितना आ जाता है, 10 आ जाता। और इसका मान कितना होता है हमारे पास, 1 होता। तो इनका मान जो होता है, हम जितना यहाँ पर मोल आएंगे, कितने आएंगे, जितने मोल यहाँ पर आएंगे वही क्या होगा, इसका मान निकल के आ जाएगा। यहाँ पर क्या करो आप 10 ले लो, यहाँ पर क्या करो आप 20 ले लो। ठीक है, ऊपर क्या ले लो 10 और नीचे क्या ले लो 20। तो 20 को डिवाइड कर देंगे 10 से तो कितना आएगा आपका, तो भी कितना आएगा हमारा, तो भी 2 ही आएगा हमारा। ठीक है, तो याद रखना है कि जो अणुसंख गुणधर्म होते हैं वो सीधे समानुपाती होते हैं किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। तो ये हो गया हमारा अणुसंख वाला। अब हम बात करेंगे मोल द्रव्य, इसका मोल की। ठीक है, किस तरह से
वन टाइप फैक्टर मोल के केस में कार्य करता है। मोल अगर आपको निकालने, मोलों का अगर रेशियो निकालना है तो उसके हिसाब से अगर आप वन टाइप फैक्टर आई का मान निकालेंगे तो वो क्या आएगा और कितना आएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किसके लिए, मोल के लिए, ठीक है। मोल के केस में इसका 1 मोल है और उसके कुल कितने मोल है हमारे पास, इसके मोल आ गए हमारे पास, कुल मोल है हमारे पास 2, कितने हैं 2। तो जो पहले मोल होते हैं इन वाले मोलों को हम क्या कहते हैं, ये हमारे कौन से मोल हैं, ये है हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है और ये हमारी क्या है, ये है हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, प्रेक्षित मान कहते हैं, या इसको असामान्य कहते हैं, क्या कहते हैं, असामान्य मान। और इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा सामान्य, क्या होता है हमारा सामान्य मान होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसके मोल्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अगर आप इसके मोल निकालिएगा तो कितने आ जाएंगे ये देखना है हमें। मोल के केस में क्या होता है, मोल के केस में हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, ये दूसरा वाला। तो आई बराबर क्या होता है, प्रेक्षित विलेय के मोल। आयोटा बराबर क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा प्रेक्षित चलो प्रेक्षित मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, प्रेक्षित विलेय के मोल। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा अपेक्षित, इसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड, ठीक है, कैलकुलेटेड विलेय के मोल। ये हो जाएगा। अब देखो आयोटा बराबर क्या हो जाएगा, प्रेक्षित यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2, और कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। तो यहाँ से जो हमें आई का मान मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, आयोटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2, कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर भी जितने मोल हैं उतना ही क्या आ जाएगा हमारा आई का मान, किसके केस में, मोल के केस में, ठीक है, किसके केस में, मोल के केस में। इसके बाद तीसरा हम बात करेंगे, इस वाले फार्मूला का उपयोग करेंगे जो हमें किसका अंतर बताएगा, जो बताएगा हमें आपेक्षिक मोल द्रव्यमान बटे प्रेक्षित मोल द्रव्यमान। यहाँ से वन टाइप फैक्टर आई का मान कितना आएगा वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर जी, यहाँ पर क्या लिखेंगे नंबर 3 और आ जाएगा हमारा मोल द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। अब जैसे केसीएल है हमारे पास, केसीएल हमारे पास कितना है 1 मोल है, कितना है 1 मोल। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसका भी 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है। टोटल मोल कितने हो गए हमारे पास, कुल मोल हो गए हमारे पास 2 मोल। कितने हो गए 2 मोल। 1 मोल जो हमारा केसीएल होता है इसके अगर हम द्रव्यमान की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा सामान्य द्रव्यमान। सामान्य द्रव्यमान कितना आएगा इसका, के का कितना होता है 39 प्लस 35.5। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आता है आपका 74.5, कितना आएगा 74.5। इधर अगर हम बात करें इसका, हम बात करेंगे इसका कितना होता है 39 और इसका 35.5, कितना होगा 35.5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना हो जाएगा 35.5 प्लस इधर आगे लिख लो 39, कुल मिला के ये भी कितना हो जाएगा हमारा 74.5। अब देखो 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल में जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो कितने होते हैं 6.022 10⁻23, ठीक है, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं।
1 मोल में अगर इतना होता है तो 2 मोल में कितना होगा, ठीक है। 1 मोल बराबर कितना है हमारा 1 मोल इक्वल टू 74.5, और यहाँ पर भी 1 मोल में अगर हमारा 74.5 है, ठीक है, तो 2 मोल में कितना होगा, 2 मोल में 74.5 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 74.5 अपॉन कितना हो जाएगा 2, सॉरी ये 2 मोल का मान है, गलत कर दिया। 2 मोल में अगर हमारा कितना है, 2 मोल में अगर हमारा इतना है तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। 2 में अगर हमारा 74 है तो 1 में कितना रह जाएगा, उसका आधा रह जाएगा। ये जो वैल्यू है हमारी, ये कौन सी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है कैलकुलेटेड वैल्यू। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो हमारा मान आया है ये हमारा कौन सा है, ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तब पता चला, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला ये वाला लगा देंगे, ठीक है। आई बराबर क्या होगा, विलेय का आपेक्षिक मोलर द्रव्यमान बटे विलेय का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। आपेक्षिक हमारा कैलकुलेटेड वाला होता है, प्रेक्षित हमारा कौन सा होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आई का मान कैलकुलेट करेंगे, आयोटा का मान। अब उल्टा हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, अब ऊपर आ जाएगा हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या लिखेंगे ऊपर, कैलकुलेटेड, यानी कि कैलकुलेट पहले से जो किया हुआ होता है, जो दे रखा होता है वो हमारा कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। और दूसरा जो हम निकालते हैं प्रयोगों द्वारा वो क्या होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल। कैलकुलेटेड देखो कितना दे रखा है, इतना ऊपर लिखेंगे और इतना लिखेंगे नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कितनी है 74.5, कितना है 74.5, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारी कितनी आ गई 74.5 अपॉन 2। 74.5 इससे ये कट जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आई का मान, आयोटा का मान कितना आ जाएगा, आयोटा का मान आ जाएगा हमारे पास 2। कितना आ जाएगा, आयोटा का मान भी यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल थे तीनों पर आधारित। पहले हमने किस पर देखा था, हर्षंक गुणधर्म पर, ठीक है। एग्जाम्पल हमने यही लिया था। आप चाहे BaCl2 ले लो आप, और K2SO4 ले लो, H2SO4 ले लो, और इन्हीं से क्या करते हैं Na2SO4 ले लो। तो जब भी उसका डिसोसिएशन होगा तो मोलों की संख्या बताएगी, क्या बताएगी, मोलों की संख्या ये बताएगी कि उसके जो हर्षंक गुणधर्म है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मोल्स है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और मोलर द्रव्यमान है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमने केवल KCl का एग्जाम्पल लिया था। इसी तरह से आप H2SO4 ले सकते हैं, K2SO4 ले सकते हैं, BaCl2 ले सकते हैं, और NaCl ले सकते हैं। तो सबका मान अलग अलग होता जाएगा, डिपेंड करेगा वहाँ पर कितने मोल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, तो फटाफट से इसको लिख लीजिए। अब देखो इसके बाद अगर हम कुछ ऐसे कंपाउंड ले जिनमें आयनों की संख्या ज़्यादा होती है, तो हमारा कॉमन था, क्या था, कॉमन था। अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर इसकी जगह पे KCl की जगह पे यहाँ पर BaCl2 ले लूँ, क्या करूं, BaCl2 ले लूँगा तो Ba++ बनेगा, और Cl2 क्या बनेगा मेरा माइनस बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, Cl2 मेरा क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, कितने मोल हो जाएंगे हमारे पास, 2 मोल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, सेम वही कहानी रहेगी। और अगर हम इसके बाद कुछ ऐसा ले लें जिसमें मोलों की संख्या बढ़ जाए, चलो K2SO4 ले लूँ, क्या ले लूँ, K2SO4। यहाँ पर क्या होगा, ये 2K+ का बनाएगा और SO4 2- का बनाएगा। अब देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कितना मोल है, 1 मोल, और यहाँ पर देखो 2 मोल तो इसके हैं और 1 मोल किसका, इसका। कुल मोल हमारे पास कितने हो गए, कुल मोल हो गए हमारे पास
3 मोल हो गए। कितने हो गए? 3 मोल हो गए। अच्छा, यहाँ से अगर आप क्या करेंगे, मोल द्रव्यमान को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? मोल द्रव्यमान को जब आप इसकी सहायता से निकालेंगे तो इसका पहले पूरे का मोल द्रव्यमान यानी कि पूरे का अणुभार जोड़िएगा, उसके बाद इसका अणुभार जोड़िएगा। तो क्या लिखेंगे? 3 मोल बराबर अगर इतना है तो 1 मोल बराबर कितना? उसका तिहाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो उसको जब 1/3 को नीचे रखेंगे 3 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वहां से हमारा क्या हो जाएगा? इसका अणुभार निकल आएगा। तो चाहे तो आप इसका निकाल लीजिए। के का कितना होता है? के का होता है हमारा 39 इंटू 2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? और 2 9 दूनी 18, 3 6 और 1 7, कितना हो जाएगा? 78। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? के लिए। प्लस एस का कितना होता है? 32, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 4 है, कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 64। सबको जोड़ लीजिए, 4 और 2 6 और 8 14 के 4, 7 और 3 10 और 7 17, 174। कितना हो गया? 174। ये जो 174 है ये हमारा कैसा है? ये हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हम इधर आ जाते हैं। इधर आने पर भी इनका कितना होगा? इनका भी सेम होगा। इनका कितना होगा? इनका भी होगा 174। कितना होगा? 174। ओके, 174। और ये जो 174 इनका होगा वो हमारा कैसा होगा? वो होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब देखो यहाँ 1 मोल में इतना है, कितने में है? 1 मोल बराबर कितना है? 174। और यहाँ पर 3 मोल में कितना है? 3 मोल बराबर कितना है? 174। तो 1 मोल बराबर कितना हो जाएगा भाई? तो 1 मोल बराबर कितना हो जाएगा? 174/3। तो ये जो वैल्यू आपकी होगी ये क्या होगी? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो यहाँ पर मोल द्रव्यमान हम किस तरह से निकाल लेंगे? तो आटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? याद रखना, मोल द्रव्यमान में क्या होता है? मोल द्रव्यमान में कैलकुलेटेड मान ऊपर पहुंच जाता है, नीचे एक्सपेरिमेंटल रहता है। क्या हो जाएगा? ऊपर कैलकुलेटेड वैल्यू, नीचे हो जाता है हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब यहाँ कैलकुलेटेड वैल्यू है जो आपको पहले दे रखी होती है, एक्सपेरिमेंटल जो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं बाद में। इन दोनों को जब हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा? आयोटा इक्वल टू कैलकुलेटेड कितना है? 174 और एक्सपेरिमेंटल कितना है? 174/3। ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा। 174 × 3/174। 174 से 170 कट जाएगा, क्या बचेगा? आयोटा बराबर कितना बचेगा हमारे पास? 3। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मोल द्रव्यमान हो जाएगा। किसका? मोल द्रव्यमान के लिए हमारा क्या हो जाएगा? वान हाफ फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वान हाफ फैक्टर या वान हाफ कारक आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमने तीनों एग्जाम्पल देख लिए थे एक एक करके। इसके लिए क्या था हमारा? इसके लिए क्या था? मोल कैसे निकाल लेते और हम मोल द्रव्यमान कैसे निकाल लेते। तो तीनों को एक एक एग्जाम्पल ले लिए। ये दोबारा से हमने K2SO4 जहाँ पर मोलों की संख्या ज़्यादा हो रही है। कितनी हो रही है? ज़्यादा। तो जितने ज़्यादा मोल हो रहे हैं वान हाफ फैक्टर आई का मान क्या हो रहा है हमारा? मोल द्रव्यमान के केस में उतना ही आ रहा है। जितने मोल हमारे प्राप्त हो रहे हैं उतना ही वान हाफ फैक्टर आई का मान हमें क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। ठीक है, रिसीव हो रहा है। अब हम बात करते हैं जो हमने पहले पढ़े थे अणुसंघ गुणधर्म। अब इसको आई को अणुसंघ गुणधर्म में डालने पर, ठीक है, किसमें? अणुसंघ गुणधर्म में डालने पर जो हमारा संशोधित अणुसंघ गुणधर्म होंगे वो किस तरह से होते हैं वो हम आगे इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या लिखेंगे? संशोधित अणुसंघ गुणधर्म। क्या लिखेंगे? संशोधित अणुसंघ गुणधर्म। उसमें संशोधन क्या होगा? उनमें संशोधन यही होगा कि जब हम किसी ऐसे विलेय पदार्थ को लेते हैं जो विलयन में जाके डाइमर बना लेता है, जब वो डाइमर बना लेगा तो उसमें अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब अणुओं की संख्या कम हो जाएगी तो उसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर हमने कोई ऐसा कंपाउंड ले लिया जो विलयन में जाके क्या कर रहा है? ज्यादा अणु में टूट रहा है। क्या कर रहा है? जो अपने आयनों में टूट रहा है। जब आयनों में टूट रहा है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि विलेय के कणों की संख्या या विलेय के अणुओं की संख्या उसमें बढ़ जाएगी। जब विलेय के अणुओं की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या बढ़ जाती है तो उस विलयन का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है या अणुसंघ गुणधर्म होता है वो भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ऐसे केस में
जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारा बढ़ जाता है, हम जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू मोलर मास। जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारा बढ़ जाएगा, Cp इक्वल टू क्या होता है, Cp डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलर मास। मोलर मास लिख लो या मोलर द्रव्यमान लिख लो, मोलर द्रव्यमान ये तो होता है स्मॉल m। अब जब ये बढ़ जाएगा हमारा तो भैया क्या होगा, उसका मोलर द्रव्यमान कुछ ना कुछ घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये कब बढ़ेगा, ये जो हमारा Cp है ये कब बढ़ेगा, तो Cp हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलय के कण। किसके कण, विलय के कण। और विलय के कण कब ज्यादा होंगे, विलय के कण तब ज्यादा होंगे जब कोई हमने सोल्यूट, ऐसा सोल्यूट डाला है जो 100% डिसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, 100%। तो क्या लिखेंगे, विलय के जो कण है, विलय के कण वो समानुपाती होंगे किसके, विलय के 100% वियोजन। जब विलय का 100% वियोजन होगा उसमें विलय के कणों की संख्या भी ज्यादा रहेगी। तो ये डिपेंड करता है क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है किस पर, विलय के कणों की संख्या पर। और विलय के कण कब ज्यादा होंगे, जब उसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा। डिसोसिएशन मतलब हमने NaCl डाला, क्या डाला इसमें, अगर हमने NaCl डाला तो वो क्या हो जाए, 100% Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाए। क्या हो जाए, Na प्लस और Cl माइनस में अगर 100% टूट रहा है तो इसमें कणों की संख्या बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, पहले हमने एक कण डाला, NaCl मतलब एक कण, और एक से कितने बन गए, एक Na और एक Cl, कितने बन गए अभी, दो। जब डिसोसिएशन होगा तो कणों की संख्या बढ़ेगी, जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगी, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगी तो मोलर द्रव्यमान घटेगा। क्या होगा, मोलर द्रव्यमान घटेगा। इसकी विपरीत कहानी होती है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम इसमें कोई ऐसा पदार्थ डालते हैं जो संगुणित हो जाता है। क्या हो जाता है, संगुणित। जैसे CH3 और COOH ले लो, ये संगुणन होकर क्या बनाता है, ये बनाता है CH3 COO का होल ट्वाइस, यानी कि कितने चाहिए होंगे, दो। तो इसके हमने 2 मोल डाले थे, कितने मोल डाले, 2, और इसमें जाके कितना रह गया, 1, यानी कि यहाँ कितने डाले थे, हमने डाले थे 2 कण। कितने कण रह गए हमारे पास, हमारे पास बचा भाई 1 कण। मतलब कणों की संख्या कम रही है। क्या हो रहा है, कणों की संख्या जब कमेगी, जब कणों की संख्या कमेगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कमेगी। इसका जो Cp है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि कण जो है, कण भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसका जो Cp है वो क्या होगा, कमेगा। क्यों, क्योंकि जो कण है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जब कण कम हो रहे होंगे तो Cp कम हो रहा होगा, जब Cp कम हो रहा होगा तो अणुभार बढ़ रहा होगा। क्या हो रहा होगा, Cp कम और अणुभार ज्यादा। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है क्या, हमारा मोलर मास। एक तो हमारे ऐसे विलयन होते हैं जिनमें विलय पदार्थ का संगुणन होता है, और एक वो होते हैं जिनमें विलय पदार्थ का क्या होता है, वियोजन होता है। वियोजन होने पर विलय के कणों की संख्या बढ़ेगी, तो कणों की संख्या बढ़ेगी, Cp बढ़ेगा, Cp बढ़ेगा तो मोलर द्रव्यमान घटेगा। दूसरा जहाँ संगुणन, जहाँ क्या होगा, हमारा संगुणन होगा, संगुणन में कणों की संख्या घटेगी, कणों की संख्या घटेगी तो Cp घटेगा, और Cp घटेगा तो मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा। इसी को बराबर करने के लिए, इसी को निकालने के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या ऐड हो जाता है, इसमें एक I का मान भी क्या हो जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, संशोधित अणुसंघ गुणधर्म। क्या कहते हैं, विलयन के संशोधित अणुसंघ गुणधर्म। तो यही हम डालेंगे क्या, संशोधित अणुसंघ गुणधर्म। शायद आपको पता लग गया होगा कि क्या होता है ये। क्या लिखेंगे, संशोधित अणुसंघ गुणधर्म, हेडिंग डाल लेंगे छोटी सी, संशोधित अणुसंघ गुणधर्म। संशोधन के बाद क्या प्राप्त होगा, कौन कौन से अणुसंघ गुणधर्म हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहां पर I को जोड़ने के बाद, I को जोड़ने के बाद संशोधित अणुसंघ गुणधर्म। सबसे पहले
हम पहला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सबसे पहला हम पढ़ते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। नंबर 1, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का जब आपेक्षिक अवनमन पढ़ते हैं उस केस में हम क्या पढ़ते हैं? उस केस में हम पढ़ते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, अब यहाँ पर आयोटा आ जाएगा इंटू स्मॉल चाई भी, क्या आ जाएगा हमारा, चाई भी, ठीक है। तो ये हमारा पहला बन जाएगा, किसका, ये बन जाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्या पढ़ते हैं हम? सेकंड हम पढ़ते हैं क्या, क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन, जिसको हम डेल्टा टीवी कहते हैं। जब क्वथनांक में उन्नयन पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि जो हमारा डेल्टा टीवी होता है, क्या होता है, डेल्टा टीवी होता है वो हमारा आयोटा इंटू के वी इंटू एम होता है, क्या होता है, अब आई जुड़ गया तो आई और मल्टीप्लाई हो जाएगा, वरना क्या होता है हमारा के वी इंटू एम होता है, क्या होता है, के वी इंटू एम होता है। थर्ड वाला हम क्या पढ़ते हैं? थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं क्या, हिमांक में, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन हम इसको डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा टी एफ इजकल टू, अब इसमें आयोटा और लग जाएगा, आयोटा इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम, तो ये बन जाएगा हमारा तीसरा वाला फार्मूला। एक और हम पढ़ते हैं परासरण दाब, क्या पढ़ते हैं? तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, परासरण दाब, क्या हो जाएगा, परासरण दाब। अच्छा, परासरण दाब की अगर हम बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं पाई इजकल टू सी आर टी, क्या होता है, पाई इजकल टू सी आर टी, तो क्या हो जाएगा पाई इजकल टू आयोटा इंटू सी इंटू आर इंटू टी, तो ये हो जाएगा हमारा इसकी पाई इजकल टू सी आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। तो ये हमारे 3-4 क्या हैं इम्पोर्टेंट वाले आपके फार्मूलेज हैं। इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और मोलर द्रव्यमान आपका ये इसमें छुपा हुआ है, ठीक है, ये मोलरता है, इसका मान रख देंगे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, ऊपर 1000 नीचे कैपिटल डब्ल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा टी, और हम यहाँ से मोलर मास निकाल लेंगे, ठीक है। अब उसमें चाहे उसका संगुणन हो चाहे वियोजन हो, संगुणन होगा तो पहले आई का मान निकाल लेंगे फिर आई का मान रख देंगे, वियोजन होगा तब भी आई का मान निकाल लेंगे फिर आई का मान यहाँ रख देंगे। तो सब केस में पहले आई का मान निकालेंगे, उसके बाद बाकी सब वैल्यूज रख देंगे, फिर हमारा मान जो है एकदम सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप चारों फार्मूलों को नोट कर लीजिए फटाफट से। अच्छा, इसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे, ये आ गए आपके संशोधित, ठीक है, कौन से, अणुसंघ गुणधर्म। तो संशोधन के बाद हमें जो अणुसंघ गुणधर्म मिले थे, संशोधन क्या हुआ था, बस उसमें आई जोड़ दिया गया था। आई ये देख के जोड़ा गया था कि जब विलेय हमारा संगुणित हो जाएगा तो क्या होगा, मोलर द्रव्यमान कम ज़्यादा हो जाएगा, जब हमारा विलेय क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा तो उसका मोलर द्रव्यमान थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसको देखते हुए क्या किया, वान ठाप ने एक कारक दिया था जिसे आई कहते हैं, वही क्या करता है, विलेय पदार्थ के अणुभार को ज्ञात करने में जो कठिनाई होती है संगुणन और वियोजन के बाद उसको सही करने में, उसको दूर करने में सहायता करता है। तभी हम क्या करते हैं, वांटा फैक्टर यानी कि आई का सहारा लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे वांटा फैक्टर के अलग अलग केस। पहला हम पढ़ेंगे जब किसी विलेय पदार्थ में, किसी विलायक में विलेय का ना तो संगुणन होगा ना वियोजन होगा तब वांटा फैक्टर क्या होगा। दूसरा, उसका संगुणन होगा तब वांटा फैक्टर क्या होगा। तीसरा, जब उसका वियोजन होगा तो वांटा फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये तीनों चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे और टॉपिक हमारा जो है खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे वांटा फैक्टर इन केस ऑफ, ठीक है,
तो निम्न केसों में या निम्न तथ्यों के लिए हम वांटा फैक्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा केस या पहला हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, नंबर ए। ठीक, और इस नंबर ए में हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जब ना संगुणन होता है और ना ही वियोजन होता है। क्या लिखेंगे, विलेय का ना संगुणन और ना ही वियोजन होता है। अच्छा जी, हमने कोई ऐसा विलेय लिया है जो ना तो संगुणित होता है और ना ही क्या होता है, उसका वियोजन होता है। जब ना संगुणन ना वियोजन होता है उस केस में हमारा जो आई होता है वो क्या होता है, संगुणन और वियोजन। कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। इसमें जैसे मान लो आपने ग्लूकोज डाल दिया C6H12 और O6, तो ये ग्लूकोज हमारा क्या है, ये हमारा एक नॉन पोलर है, ठीक है, अनायनिक है। जब इसको डालते हैं तो ये ना तो संगुणित होता है ना ही वियोजित होता है। जितने मोल डालोगे, जितने पार्टिकल डालोगे, उतने ही पार्टिकल इसमें रहेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें, चलो इसको वियोजित करके देख लेते हैं। ग्लूकोज C6H12 सॉरी और O6, इसको जब आप पानी में डालोगे तो पानी में डालने के बाद भी इसमें जो ग्लूकोज है C6H12 और O6 कितने मोल रहेंगे, जितने मोल हमने पहले लिए थे उतने ही मोल हमारे आफ्टर वियोजन रहेंगे। ठीक है, 1 मोल, वियोजन तो इसका होगा ही नहीं, और यहाँ पर भी क्या होगा हमारा 1 मोल। तो ये जो हमारा 1 मोल है, इसके लिए आप क्या निकाल लोगे, चाहे अणुभार निकाल लो, चाहे इसका कोलिगेट, चाहे इसका मोल निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। इसके अगर हम अणुभार की बात करें अणुभार कितना हो जाएगा, 12 72 72 प्लस 12 प्लस कितना हो जाएगा, 6 8 2 10 0 और 10 11 7 18 180। और ये मान हमारा कैसा है, ये हमारा मान है कैलकुलेटेड। यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर 1 मोल है तो 1 मोल ही Cl, 1 मोल ही हमारा क्या ग्लूकोज है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 180। और ये जो मान है ये हमारा कैसा है, एक्सपेरिमेंटल। कैसा है, एक्सपेरिमेंटल, अर्थात ग्लूकोज का ना तो संयोजन हो रहा है ना ही वियोजन हो रहा है। तो उसका अगर हम आयोटा निकालेंगे, यहाँ से आयोटा का मान जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, अगर आप मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो कैलकुलेटेड ऊपर रहेगा, कैलकुलेटेड ऊपर रहेगा, तो कैलकुलेटेड लिख लो, कैलकुलेटेड वैल्यू, और नीचे क्या लिखते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब देखो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कितनी है, 180, ऊपर क्या लिखेंगे 180, और एक्सपेरिमेंटल भी कितना है हमारा 180। इससे ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, अर्थात जो आई का मान है वो कितना आ जाएगा 1 के बराबर। कितना आएगा 1। क्या लिखेंगे, जब कोई विलेय पदार्थ ऐसा है जो विलायक में जाकर ना तो उसका संगुणन होता है ना ही वियोजन होता है, तो आई का मान कितना रहता है 1। कितना रहता है 1। ठीक है, ना ही संगुणन और ना ही वियोजन होता है, तो आयोटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ये सदैव की कहानी है। सदैव क्या मिलेगा आपको, इतना ही देखने को मिलेगा, जब किसी विलेय पदार्थ का विलायक में ना तो संगुणन होगा और ना ही वियोजन होगा, तो उस केस में जो वांटा फैक्टर होगा आई, वो 1 के बराबर होगा। तो ये पहला कहानी हो जाएगी हमारी किसके लिए, ना संगुणन और ना वियोजन। अब बात करते हैं संगुणन और वियोजन होता है तो क्या होता है। क्या लिखेंगे, जब संगुणन होता है और जब वियोजन होता है तो क्या होता है। तो ये होगी ना संगुणन और ना वियोजन की कहानी। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे फटाफट से, हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, संगुणन होता है तो चलो संगुणन करा लो।
दूसरा हमारा जब संगुणन होता है, ठीक है, तो विलायक में जब किसी पदार्थ का संगुणन होता है तो उसके मोल्स पर क्या अंतर पड़ता है, ठीक है, मोल्स पर अंतर पड़ेगा तो वांटा फैक्टर किस तरह से उसका प्रदर्शित होता है, ठीक है, किस तरह से कम या ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब किसी विलेय का क्या होता है, संगुणन होता है, ठीक है, तो उसके कणों की संख्या या मोलों की संख्या आधी या उससे भी कम रह जाती है। संगुणन किस तरह से होता है, जैसे हम जानते हैं CH3 हमने पढ़ा था और COOH, CH3COOH, ये संगुणित होकर क्या बनाता है, CH3 और COOH का होल ट्वाइस, क्या बनाता है, CH3COOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर देखो 2 मॉलिक्यूल होगा, इसलिए हमें यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो इसके जो मोल्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास 2 मोल, और इसके जो मोल्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो है हमारे पास 1 मोल। अब ये जो 1 मोल है हमारा, 2 मोल है हमारे पास, ये कैसे हैं, ये जो मान है हमारा ये कैसा है, ये है हमारा कैलकुलेटेड, और ये जो मान है हमारा, ये हमारा कैसा है, एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रायोगिक, और ये अपेक्षिक मान है, ठीक। अब हम यहाँ से आयोटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी मोल के केस में, किसके केस में, मोल के केस में। तो यहाँ से जब आप मोल के केस में आयोटा निकालेंगे तो क्या होता है हमारा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मोल, और नीचे क्या होता है कैलकुलेटेड मोल। एक्सपेरिमेंटल मोल हमारे पास कितना आया है, 1 आया है। कैलकुलेटेड मोल हमारे पास कितना है, 2 है, ठीक है, कितना है, 2 है। ठीक, अच्छा इसको देखिएगा, कितना है हमारे पास, 2 मोल बटे कितना है हमारे पास, 1, तो 2 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 बटे 1। एक्सपेरिमेंटल मोल हमारे पास कितना आ गया है, 2। एक्सपेरिमेंटल मोल कितना है, ये एक्सपेरिमेंटल मोल है, ठीक है, कितना है हमारे पास है, और कैलकुलेटेड मोल कितना है, 2, तो यहाँ पर उल्टा सा लिख दिया है, ठीक है, कैलकुलेटेड मोल कितना है, 2, और एक्सपेरिमेंटल मोल कितना है हमारे पास, 1। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 0.1, मतलब अल्टा का जो मान होगा वो कितना होगा, 0.5। जब भी किसी केस में किसी विलेय पदार्थ का संगुणन हो रहा होगा तो उस केस में जो आयोटा होगा या वांटा फैक्टर होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 से कम, ठीक है। संगुणन होने पर क्या लिखेंगे, संगुणन वो भी कितना होगा, 100% होने पर आयोटा का मान जो है वो कैसा होगा हमारा, 1 से कम होगा, सदैव क्या होगा, 1 से कम। तो ये याद रखना है किसके केस में, संगुणन के केस में, ठीक है। इसके बाद एक और हमारा केस है जिसे हम वियोजन का केस कहते हैं, ठीक है। तो 3rd पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे वियोजन, ठीक है। उसमें क्या होगा, जब वियोजन होगा तो वियोजन होने पर मोलों की संख्या बढ़ेगी, क्या होगा, जब किसी चीज का वियोजन होगा तो वियोजन होने पर मोलों की संख्या बढ़ेगी, और यहाँ हेडिंग नंबर C डालेंगे, क्या, वियोजन होता है। तो जब वियोजन होगा किसी भी विलेय का तो क्या होगा, वियोजन मान लो KCl, क्या ले लो, KCl ले लो या BaCl2 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, तो क्या बनाएगा K+ और Cl-। तो के वियोजन से पहले जो हमारे मोल हैं के वो कितने मोल हैं, वो है हमारे पास 1 मोल। इधर बन रहा है 1 मोल, किसका बन रहा है, 1 मोल बन रहा है हमारा K का, और 1 ही मोल किसका बन रहा है, 1 मोल बन रहा है हमारा Cl- का। तो वियोजन से पहले जो मोल थे ये मोल हमारे कैसे हैं, ये हमारे कैलकुलेटेड, और ये जो 2 मोल आ गए ये हमने देखा एक्सपेरिमेंट करने पर, तो ये वैल्यू हमारी कैसी होगी, ये होगी हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, अब यहाँ से आयोटा निकालेंगे हम किसके केस में, मोल के केस में। चलो मोल के केस में निकाल लो, तो मोल के केस में क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू।
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, जे हमारे पास 2, और कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2, अर्थात आल्टा बराबर कितना आ जाएगा 2। अब देखो जब हमने पढ़ा था वियोजन, वियोजन होने पर विलायक में या विलेन में कणों की संख्या बढ़ जाती है। जब कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पर जो आल्टा होगा वो हमारा 1 से ज़्यादा होगा। तो 100% डिजोल्व होने पर या 100% वियोजन पर, 100% वियोजन होने पर आल्टा का जो मान होता है वो सदैव क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे, 1 से। ठीक है, सदैव 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, कब, जब उसका वियोजन होगा तो ये तीनों केस आपके हो गए, संगुणन वाला हो गया और आपका वियोजन वाला हो गया। अब हम बात करते हैं इसके अनुप्रयोग की। ठीक है, इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, वन हाफ फैक्टर या वन हाफ कारक जो है उसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, यानी कि उसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी कि वियोजित और संगुणित होने की दर। ठीक है, जिसे हम अल्फा कहते हैं, उसका मान हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी फटाफट क्या लिखेंगे, अनुप्रयोग। इसके अनुप्रयोग छोटी सी हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, तो अनुप्रयोग क्या होंगे, ये जो हमारा वन हाफ फैक्टर है इसकी सहायता से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, इन दोनों को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, वियोजन तथा संगुणन की दर ज्ञात करना, जिसको हम अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। तो ये अल्फा हम कैसे निकालते हैं, अल्फा को निकालने के लिए आपको जैसे कोई विलेय पदार्थ है उसका क्या करना पड़ेगा, आपको डिसोसिएशन, एक बार डिसोसिएशन होगा, एक बार क्या होगा, उसका एसोसिएशन होगा। तो जब डिसोसिएशन होगा तो कहानी क्या होगी, और जब उसका एसोसिएशन होगा तो कहानी क्या होगी। तो मान लो 100%, कितने, 100% वियोजन पर, जब किसी चीज़ का 100% वियोजन हो रहा होगा तो, जैसे यहाँ पर ले लो हमने KCl ले लिया, ये बनाएगा हमारा K प्लस Cl माइनस। जब K प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा तो यहाँ से अगर हम बात करें, जब शुरू में जब समय हमारा 0 रहा होगा उस समय KCl का जो डिसोसिएशन हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 0, यानी कि K प्लस और Cl माइनस क्या होंगे, उस समय 0 होंगे। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो ये क्या होगा, डिसोसिएट होता जाएगा, यानी कि ये टूटता जाएगा अपने आयनों में। जब ये अपने आयनों में टूटता जाएगा तो K प्लस और Cl माइनस बनता जाएगा। जितना ये टूटेगा उतना ही क्या होगा, K प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो वही क्या होता है, हमारा 100% का वियोजन होता है। ठीक है, तो पहले लिख लो, जब ये 100% वियोजित नहीं होता है, वियोजन नहीं होता है, जब 100% नहीं टूटेगा तो कहानी क्या होगी, तो ये क्या होगा हमारा, मान लो प्रारंभ में इसके हमने कितने कण ले लिए, 100 कण ले लिए, इसके हमने 100 मोल ले लिए। ठीक है, कितने मोल ले लिए, 100 मोल ले लिए या 100 कण ले लिए। तो जब ये 100% इनमें नहीं टूटेगा तो कुछ ना कुछ इसकी मात्रा पानी में इसी तरह से बची रह जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, K प्लस और Cl माइनस, तो नीचे कुछ है कुछ KCl इस तरह से नीचे बैठा रहेगा। जब ये 100% डिजोल्व नहीं होगा या डिसोसिएशन इसका 100% नहीं होगा तो मान लो पहले क्या होगा, ये 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। जैसे जैसे समय आपका बढ़ता जाएगा, क्या होगा, जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके वियोजन की दर भी बढ़ती जाएगी। तो क्या लिखेंगे, T समय बाद हम ये देखते हैं कि इसका जो वियोजन है या इसका जो संगुणन है वो हमारा कितना हो रहा है, 80%। कितना हो रहा है, 80। तो 100 में से आपका 80 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना कम होगा उधर ही क्या हो जाएगा, इतना बन जाएगा। कितना बन जाएगा, जितना कम होगा उधर ही जाके उतना हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अब इस केस में बात करें
यहाँ पर इसके मोल्स की बात करेंगे, ठीक है। अगर हम इसके मोल निकाल लेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर अगर हम आई का मान निकालेंगे तो ऊपर क्या होता है हमारा, ऊपर होता है वियोजन के बाद, किसके बाद, वियोजन के बाद अणुओं की संख्या बटे वियोजन से पहले अणुओं की संख्या, ठीक है, किसके, विलय के। क्या लिखेंगे, वियोजन से बाद अणुओं की संख्या, और यहां लिखते हैं वियोजन से पहले, वियोजन से पहले। तो वियोजन के बाद हम देख रहे हैं, वियोजन के बाद हमारे जो अणु हैं वो कितने हैं। तो आयोटा बराबर अगर हम बात करें यहाँ पर वियोजन से बाद, तो देखो एक तो हमें ये 80 मिल गए, दूसरे ये मिल गए, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 80 प्लस 80 प्लस इसमें 20 जो क्या है वो पड़े हुए हैं, वो भी हमारे सोल्यूशन में है, ठीक है। तो उनको भी हम यहीं जोड़ लेंगे। और वियोजन से पहले, वियोजन से पहले कितने थे हमारे, 100। ये वियोजन से पहले की बात है, ये वियोजन से बाद की बात है। तो वियोजन से पहले कितने थे, 100। जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 और 20 180, कितना हो जाएगा, 180 बटे 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1.8, कितना आ जाएगा, 1.8 आयोटा का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयोटा इक्वल टू 1.8, ठीक। तो जब वियोजन हो रहा है तो आयोटा का मान कितना है, 1 से ज़्यादा है, ठीक है। जब वियोजन हो रहा है तो आयोटा का मान कितना हो जाएगा आपका, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। और वो भी कब, जब 100% वियोजन नहीं हो रहा है तब की बात है, ठीक है। किसकी बात है, जब 100% वियोजन नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसको 70% वियोजन कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और आप 90% कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा, प्लस 10 जितना बचेगा उतना यहाँ पे ऐड कर लेना। तो यहाँ से आप आई का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आई का मान। और वो भी किस केस में पढ़ा था हमने, वियोजन के केस में। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहां से अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जब हमारा कोई 70% हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे, उधर 70 नोट, जितना परसेंट डिसोसिएशन हो रहा होगा, ठीक है, उतना ही एक्स बन रहा होगा, उतना ही वाई बन रहा होगा। जितना परसेंट ये बन रहा होगा उसका बचा हुआ क्या होगा, उस विलेन में ऐसा ही रह गया होगा जिसका डिसोसिएशन नहीं हो रहा होगा, वो भी हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो वहां से हम आई का मान कैलकुलेट कर देते हैं। अब हम निकालते हैं आई और अल्फा में संबंध, इसमें आई तथा अल्फा में संबंध, ठीक है। क्या करेंगे, आयोटा तथा अल्फा में संबंध, इन दोनों में अगर हम रिलेशन की बात करें तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने यहाँ पर कोई जो एक चीज ली है, ठीक है, या हमने यहाँ पर एक अणु ले लिया है ए, ये क्या करेगा, अपने आयनों में टूट जाएगा और वो क्या देगा, एन आयन देगा। कितने आयन देगा, एन क्या है, नंबर ऑफ आयन्स है किसके, बी के, ठीक है। तो अगर हम शुरू में बात करें, यानी कि प्रारंभ में अगर हम बात करें, तो प्रारंभ में मान लो हमने इसका 1 मोल लिया है, कितना मोल लिया है, 1। जब समय नहीं बढ़ा उस समय इसका मोल कितना होगा, इसके 0 मोल बने होंगे। अब जब समय धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इसके मोल घटते जाएंगे और इसके मोल बढ़ते जाएंगे। कितने बढ़ेंगे, तो टी समय बाद हम देखते हैं क्या कहानी होती है। तो टी समय बाद जब हमने देखा तो हमने ये पाया कि इसमें से एक में से हमारा एन मोल घट गया, कितना, अल्फा मोल घट गया। कितना मोल घट गया, एक में से हमारा अल्फा मोल कम हो गया। तो जितना कम होगा उतना ही क्या बन जाएगा हमारा, इधर एन अल्फा बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, एन अल्फा बन जाएंगे। अब जब हम आयोटा का मान निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि वियोजन से बाद और वियोजन से पहले, क्या देखते हैं, वियोजन के बाद अणु और वियोजन से पहले अणु। तो आयोटा का मान यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा बराबर वियोजन के बाद और वियोजन से पहले, ठीक। वियोजन के बाद और वियोजन से पहले, वियोजन से पहले की कहानी ये है, ठीक है, और वियोजन के बाद की कहानी ये पूरी है। तो हम इधर ही क्या लिखेंगे, वियोजन के बाद हमारा क्या है, वियोजन के बाद हमारा एन अल्फा और 1 माइनस अल्फा है। क्या है, एन अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, कुछ इतना है हमारा किसके बाद, वियोजन के बाद। और वियोजन से पहले कितना है, केवल 1 मोल। कितना है हमारे पास,
1 मोल है। तो ये हो जाएगा हमारा वियोजन से बाद और वियोजन से पहले। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो अल्फा बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से, अल्फा बराबर 1 तो आपका नीचे रह जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा एन अल्फा -1 +1 और माइनस अल्फा, ठीक है। इसको हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। तो ये जो हमारा प्लस का है ये हमारा इधर आ जाएगा, तो कहानी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी अल्फा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन अल्फा माइनस अल्फा, क्या बचेगा एन अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है। और बटे में इसके 1 है, ठीक है, उसको हटा दो तो कितना बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा I-1 और एन अल्फा माइनस अल्फा। इनमें से भी अगर हम अल्फा को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस एन माइनस 1, क्या बचेगा हमारा n-1। अगर हम इसमें से अल्फा को कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें से अल्फा बराबर अल्फा -1 कर देंगे, इसमें से अल्फा क्या करो हम कॉमन ले लिए, बचा क्या n-1, क्या बच जाएगा n-1 बच जाएगा। अगर हमें यहाँ से अल्फा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, अल्फा का मान निकालेंगे, तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर ये वैल्यू इसके बटे में आ जाएगी, यानी कि अल्फा -1 अपॉन n-1। तो ये हमें क्या कुछ मिल जाएगा, कुछ अल्फा का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा का मान याद रखना है क्या, I-1 अपॉन n-1। या हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, या अल्फा बराबर इन दोनों को आप पलट लो, इसको एक को इधर को पहुंचा दो, क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस n, क्या हो जाएगा 1 माइनस n। तो हम इस तरह से भी इसको क्या कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं किसके केस की बात है, ये हमारी संगुणन की बात, किसकी बात है, संगुणन, ठीक है, तो सॉरी वियोजन की बात। और जब हमारा संगुणन होगा, एसोसिएशन होगा, उस केस में क्या होगा 1 + 1 माइनस n आ जाएगा केवल, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n, इसके केस में संगुणन में। संगुणन में जो हमारा अल्फा होगा वो क्या होगा, हमारा ऊपर रहेगा 1 माइनस अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n। ये किसके केस में आ जाएगा, ये आपके संगुणन के केस में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है वियोजन के केस में ये, संगुणन के केस में यहाँ से अल्फा का मान निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो ये तो हो गई कहानी आपकी, यहाँ से थोड़ा सा और बस अगर यदि आपका जो अल्फा है, ठीक है, वो अगर ज़्यादा है 1 से, अल्फा अगर आपका 1 से ज़्यादा है, उस केस में क्या हो रहा होगा, विलय का वियोजन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा वियोजन, ठीक है। और अगर अल्फा का मान आपका क्या है, कम है किससे, 1 से, तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा, संयोजन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा संयोजन। और अगर आपका अल्फा का मान 1 है तो ना संगुणन, संगुणन, ठीक है, संगुणन, ना संगुणन और ना ही वियोजन। तो ये कहानी आपको याद रखना है। अगर अल्फा का मान 1 है तो उस केस में विलय पदार्थ का ना संगुणन हो रहा होगा और ना ही वियोजन हो रहा होगा। और अगर आई का मान ज़्यादा आ जाता है, क्या आ जाता है, आई का मान 1 से ज़्यादा आ जाता है, तो समझ लेना वहाँ पर क्या हो रहा होगा वियोजन, यानी कि अणु अपने आयनों में टूट रहे होंगे। और आई का मान जब कम आ जाता है 1 से, आई का मान कम है 1 से, तो क्या हो रहा होगा, वहाँ पर संगुणन हो रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि टॉपिक ही हमारा आज का इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और वांटा फैक्टर ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो पूरा एक एक करके अच्छे से हमने इसको विस्तार से जाना है और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो अब तक पूछे गए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।